दोस्तों, हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। इलेक्शन कैंपेन इज ओवर और अब सीधे वोटिंग का इंतज़ार है 5 अक्टूबर को। इसी 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग है और उस दिन जो जनता का फैसला है मशीनों में कैद हो जाएगा। और आप जाहिर तौर पर जानना चाह रहे होंगे कि हरियाणा में इस वक्त मोदी जी कहाँ खड़े हैं, बीजेपी कहाँ खड़ी है, कितनी सीटें मिल रही हैं, या फिर कांग्रेस कहाँ खड़ी है, क्या वाकई राहुल गांधी की तूती बोल रही है, ये आप जानना चाह रहे होंगे। और जाहिर तौर पर जो ग्राउंड सिचुएशन, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ग्राउंड सिचुएशन पर क्या रिपोर्ट है, क्या असेसमेंट है, बिल्कुल साझा करूँगा, बताने जा रहा हूँ कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन इस बड़ी खबर पर आने से पहले एक बात आपसे शुरू में शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। बात यह है कि हरियाणा सिर्फ 10 लोकसभा सीट वाला स्टेट नहीं है, 90 असेंबली सीट वाला स्टेट नहीं है। आज की तारीख में, आज जो हालात हैं देश के, आज की तारीख में हरियाणा के चुनाव की इंपॉर्टेंस उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से कम नहीं है, क्योंकि हरियाणा का जो फैसला है ये सीधे सीधे दिल्ली पर इम्पैक्ट करने जा रहा है। और अगर मैं साफ कहूं तो अगर मोदी जी हरियाणा हारे तो आप कह सकते हैं कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अगर मोदी जी हरियाणा जीतते हैं, बीजेपी हरियाणा जीतती, जिसके चांसेस थोड़े कम हैं, तो मोदी जी दोबारा उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहां 4 जून से पहले खड़े होंगे। कॉन्फिडेंस होगा और कहीं ना कहीं जो पार्टी में और सरकार में जो उनकी साख गिर रही है उसको संभाल पाएंगे। इसीलिए इट्स अ डू और डाई बैटल, करो या मरो की स्थिति है शाह और मोदी के लिए हरियाणा इलेक्शंस। अब दोस्तों, हरियाणा इस बार क्योंकि डू और डाई बैटल बनता जा रहा है, करो या मरो की स्थिति है हरियाणा में, इसीलिए सारी हदें टूट रही हैं। पैसे की, जोर आजमाइश की, जोड़ तोड़ की, सारी लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि कई ऐसे इलाके, कई ऐसी सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर है। वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, वो बीजेपी का कैंडिडेट हो सकता है, वो कांग्रेस का हो सकता है, वो किसी छोटी पार्टी का हो सकता है, वो किसी मोटी पार्टी का हो सकता है। जहां कांटे की टक्कर, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर वोट के बदले परिवारों को, इमेजिन करिए, कल्पना करिए, वॉशिंग मशीन दी जा रही है, किसी को फ्रिज दिया जा रहा है, और अगर कुछ खास वोट मिल जाए कहीं से तो स्कूटी और मोटरसाइकिल की चाबियां तक दी जा रही। स्कूटी और मोटरसाइकिल की चाबियां तक दी जा रही। मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्राउंड पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, टॉप रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, वो आज खुलासा करेंगे। 50-50 करोड़ के पैकेज, एक उम्मीदवार, बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिसमें वो खर्च कर रहा है। इलेक्शन की रात, वोटिंग से पहले की रात। लेकिन जो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है जो सारा देश जानना चाह रहा है आज की तारीख में, कि हरियाणा में होने क्या जा रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन जीत रहा है। और क्या राहुल गांधी जिन्होंने लास्ट बॉल, आखिरी ओवर की लास्ट बॉल तक आज खेली है, उनकी कोशिश है कि ये जो हवा है, जो हवा दिखती है कांग्रेस की, राहुल गांधी की कोशिश है इस हवा को आंधी में तब्दील करने की। तो क्या आज चुनाव प्रचार जब खत्म हुआ तो क्या सूरज ढलने के बाद लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि कांग्रेस की आंधी है, या फिर हवा है, या कांग्रेस थोड़ा नीचे जा रही है, कैसा है, या फिर अमित शाह इस खेल को आखिरी मोमेंट पर बदलने जा रहे हैं? मोदी जी के चाणक्य क्या आखिरी वक्त पर इस खेल को बदल सकते हैं? ऐसा कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे। राहुल गांधी की तूती बोल रही है, या फिर अमित शाह का खेल वो कुछ ना कुछ गजब ढा सकता है? ये जो कश्मकश है, इस पर आज एक्सपर्ट्स आपको बहुत कुछ बताएंगे। और मैं आज कोशिश करूंगा कि जो सीटों का आकलन है चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, उस पर भी एक अग्नि परीक्षा का जो राउंड होता है, जिसमें हरियाणा के किंग ऑफ जर्नलिज्म हेमंत अत्री, उनसे पूछूंगा कि भाई इस वक्त कांग्रेस कहाँ खड़ी है, 55 पर, 50 पर, 60 पर, कहाँ दिख रही है आपको? और मेरे साथ आज रविंद्र सिंह भी होंगे, और मैं उनसे, रविंद्र भाई से पूछूंगा, क्योंकि वो पूरा हरियाणा घूम कर आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ व्हाट इज़ द एग्जैक्ट पोजीशन। हमारे साथ जगदीप संधू होंगे, वो भी पिछले 40-50 दिनों से हर कंस्टिट्यूंसी को कवर कर चुके हैं, उनसे भी मैं पूछूंगा व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ, कौन कहाँ खड़ा है, सीटों का जोड़ तोड़ क्या कह रहा है, उनसे पूछूंगा कांग्रेस की पोजीशन, बीजेपी की पोजीशन, और हमारे साथ एक ओवरऑल सिचुएशन, बीजेपी हारती है तो क्या, बीजेपी जीतती है तो क्या, कांग्रेस जीतती है तो फिर क्या होगा, ये मैं पूछूंगा सवाल सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट उमाकांत लखेड़ा से। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक्सपर्ट्स को सुनिए। कयामत की शाम है, उसके बाद कयामत की रात आने वाली है 4 तारीख को। अत्री साहब, वो जो कयामत की रात थी, वो कयामत की रात तो अब आ गई।
4 तारीख का दिन, 4 तारीख की रात, और उसके बाद वोटिंग। ये कयामत की जो रात है जो डिसाइड करेगी हरियाणा, और हरियाणा नहीं डिसाइड हो रहा है। अत्री साहब माफी चाहूंगा, हरियाणा का डिसीजन नहीं है। भूपिंदर हुड्डा कुर्सी पर बैठ रहे हैं, शैलजा बैठ रही हैं, या खट्टर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, या नायब सिंह सैनी बैठेंगे, दैट इज नॉट द क्वेश्चन सर। मोदी जी का क्या होगा अगर हार गए, और जीते तो क्या होगा। बेसिकली हरियाणा का जो मैंडेट है वो ये है, दिल्ली दरबार। ये जो कयामत की रात है, 4 तारीख की रात, कयामत की रात। अरे अत्री साहब, कयामत की रात क्यों है? ऐसा कौन सा बवाल मचा हुआ हरियाणा में? दीपक जी, आज जब आप बात कर रहे हैं प्रचार खत्म हो गया है, तो आज कयामत की शाम है और कल कयामत की रात है। आज शाम कयामत की शाम और फिर कयामत की रात जी, कल कयामत की रात है। नहीं तो फिर बता ही दीजिए। एक मिनट अत्री साहब, खुल करते हैं। नहीं खुलकर बोल दीजिए कि कयामत की शाम या कयामत की रात में होता क्या है, तो बता दीजिए होता क्या है पर्दे के पीछे सर। देखिए, हमारे जितने पन्ना प्रमुख साथी थे, जो बहुत मेहनत कश लोग, आपको पता है पूरा काडर पन्ना प्रमुख, कैंडिडेट हो चाहे ना हो, पर पन्ना प्रमुख सारे हरियाणा में, तो उन सब के लिफाफे तैयार है, पूरे का पूरा माल डाल दिया गया है उनमें, सूचियां तैयार है, टारगेट ऑडियंस तैयार है, डिलीवरी का इंतजार है। वो कल शाम को 4 बजे से शुरू होगी। ठीक, एक पक्ष वो है, वो कल कयामत की रात इसलिए है। कयामत की शाम में आज क्या है कि आज शाम को जब 5 बजे प्रचार खत्म हुआ, तो हरियाणा में शराब के ठेके भी सारे बंद हो गए उसके साथ ही, और परसों ठेका बंद रहेंगे। नो लिकर इन हरियाणा नाउ जी, फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स टुडे। लेकिन पर्दे के पीछे भी नहीं, आज 5 बजे के बाद बंद हो गए। तो उसके बाद अब क्या है कि सबने अपने अपने स्टॉक कर लिए हैं, सबने अपना अपना जुगाड़ कर लिया है। कोई पर्चियों के जरिए दे रहा है, कोई पेटियों के जरिए दे रहा है, उसने कुछ कॉमन प्लेसेस बना रखी हैं जहां पर 3-4 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ तक कि गांधी जयंती पर भी शराब पिलाई गई बहुत सारे एरियाज के अंदर, झुग्गी झोपड़ियों में, आउटस्कर्ट्स के अंदर, वो सारी चीजें। हरियाणा में जो इस बार इंटरेस्टिंग चीज है ना दीपक जी, वो आपके दर्शक साथियों को जानना बहुत जरूरी है। इस बार जो वोट का जो कीमत है, एक वोट की कीमत, वो 3000 से शुरू हो रही है। क्या 3000 रुपए पर वोट? भाई साहब क्या कह रहे हो? एक वोट की कीमत 3000 से शुरू हो रही है? 3 से शुरू है और 5 तक जा रही है पर इंडिविजुअल। अगर कोई फैमिली है और पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होना चाहती है, तो उसको 10,000 रुपए पर फैमिली। और उसमें भी कमाल देखिए, उसकी आईडी ली जा रही है, फैमिली आईडी। अब आप ये बताइए कि मैंने आपकी फैमिली आईडी ले ली, मैं उसका क्या करूंगा? आपने वोट जिसको डालनी है डालेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कि भाई तूने तो आईडी दे रखी है, आधार की कॉपी दे रखी है, तो उससे एक तरह का दबाव बनाने के लिए वो खेल भी किया जा रहा है, जो समझदार प्रत्याशी और जिनका ग्रास रूट पे स्ट्रक्चर है। एक ये बात हुई। 10,000 रुपए फैमिली के हैं, पर हेड 3,000 से 5,000 का रेट है। 10,000 रुपए एक परिवार को दिया जा रहा है जी, वो कल दिया जाएगा। उसके लिफाफे बन गए झुग्गियों में, झोपड़ियों में, आउटस्कर्ट्स में, गरीब इलाकों में, हर शहर में, हर एरिया के अंदर पहचान कर ली गई है। एक मिनट, मैं टोकना चाह रहा हूँ। ये जो आप बता रहे हो कि 10,000 रुपए जो हैं वो हर कंस्टिट्यूंसी में हर परिवार को जा रहा है, लिफाफे बन रहे हैं इस वक्त, तो क्या ये अक्रॉस हरियाणा है या कुछ कंस्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां मोटे मोटे हैवी वेट लड़ रहे हैं? अरे मोटी असामियां लड़ रही साहब, कोई 4,000 करोड़ का आदमी लड़ रहा है, कहीं 3,000 करोड़ का आदमी लग रहा है। ये जो आंडा कांडा लड़ रहे हैं, यहाँ क्या यहाँ भी रेट उतना ही है या कुछ स्थिति दूसरी है? दीपक जी, मेरा एक तो आग्रह है कि मेरा एक साथी के नाते आग्रह आपसे, ये किसी का नाम ना ले तो चलिए, मैंने कांडा नहीं बोला, मैंने पांडा बोला। चलिए बोलिए। आई से पांडा, मैंने कांडा का नाम नहीं लिया सर, मैंने नहीं लिया, मैं पांडा बोल रहा हूँ। चलिए, नए भारत का दौर है, आप न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, क्यों उनकी फायरिंग लाइन में आप आते हो, क्यों हमारी पेशी लगवाते हो कभी कोर्टों के अंदर? एक बार हो गया तो काम सारा खराब हो जाएगा। देखिए ऐसा है दीपक जी, लिफाफे बन गए, सारी बात हो गई है। इस बार कई बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, जो आपने कहा ना कि कुछ कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर 5,000 का रेट, उन कंस्टिट्यूएंसी में जिनकी आप बात कर रहे हो, बाकी 3,000 बेसिक रेट है पर वोट का। इस बार कंप्लीटली रिवाइज हो गया, पहले वो 1,000, 1,200, 1,500 तक होता था, इस बार रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए। मजे की बात यह है, जिन दिग्गजों की कभी भी आउटगोइंग थी ही नहीं, वो भी पैसे बांट रहे हैं, खुल के बांट रहे हैं। दिग्गज जो बहुत बड़े नाम सरेआम पैसे बांट रहे हैं। 2 जिलों में चुनाव 50 करोड़ रुपए का हो गया, 2 कंस्टिट्यूएंसियों में। कल मैं इसलिए करेक्शन चाह रहा था, कल आपने जब सवाल पूछा था, जब हम गुड़गांव में शूट कर रहे थे, तो हम 30-35 तक गए थे कि 30-35 भी कुछ जगह पे लग रहा है। आज मुझे अपडेट किया साथियों ने कि 2 कंस्टिट्यूएंसी हरियाणा में से जिनमें 50 करोड़ से ऊपर जाएगा चुनाव। नाम लेना ठीक नहीं है, सारे सब समझते हैं। उसके बाद क्या है दीपक जी, उसके बाद और भी अभी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपके दर्शकों को बताई जाए, और वो चीज ये है कि इस बार जो शराब बटती है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो रहा है। कुछ जगह पर पेटियों की पर्ची दी जा रही है, कुछ पर स्कॉच दी जा रही है, बॉटल की पर्ची। क्या स्कॉच? जो नहीं जी, और जो नहीं पीते उनके यहां भी पेटियां डाल दी गई है, जो पीते भी नहीं।
तो उन्होंने क्या किया कि जो नहीं पीते और जिनको उसकी स्कॉच की मिली है वो सारे वापस पर्ची मिली है, वो ठेके पर जाकर उसको वहीं पे बाय बैक करवा रहे हैं 50%। ओके, बाय बैक। 1200 की बोतल है, आप अपनी बोतल रखो, मुझे नहीं चाहिए, और मुझे तो 600 रुपए दे दो। ये चीज आ रही है कुछ एरियाज के अंदर, जिनका मैंने 50+ का जिक्र किया, जहां पे खर्चा है वहां पर शराब की पेटियां नगद नारायण तो है ही, वो दौर सब जगह है। एक मिनट, एक करेक्शन, आई एम सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, बहुत अच्छी बड़ी खबर बता रहे। ये जो 50+ क्या, एक कैंडिडेट 50 करोड़ खर्च कर रहा है, आप ऐसी कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं जहां एक उम्मीदवार 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, ये बात कर रहे हैं और वो फिर हार भी रहा है, ये भी मत भूलिएगा, वो हार भी रहा है, ये ध्यान रखिए। 50 करोड़ खर्च करके 50 करोड़ का पैकेज क्या चुनाव का, तो बता दीजिए। सारा ब्रेकअप यही सब खर्चे हैं कि किसी तरीके से मैं ना भी जीत पाऊं तो मेरा मार्जिन रेस्पेक्टेबल रहा रहे। ये है कि मैं मुख्य धारा की राजनीति से बाहर ना हो जाऊं। उसके बाद जो है, जो चीजें रह गई अभी, उसमें दीपक जी ये है कि जो बड़े परिवार है गांव में, कई बार आपको पता है कि यूनाइटेड फैमिलीज होती है, जॉइंट फैमिलीज होती है, वहां पर सिलाई मशीन का भी प्रावधान है, वॉशिंग मशीन का भी प्रावधान है, और कोई बहुत ही बड़ा परिवार है, कोई ढाणी है उस तरीके की, तो वहां पर स्कूटी की चाबी भी दी जा रही है। इस तरह की सारी चीजें तमाम एरियाज के अंदर से ये फीडबैक है। अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है, आपके एक्सपेंशन जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, एक्सपेंस ऑब्जर्वर्स, वो क्या कर रहे हैं वो जाने। और जो एम्बुलेंसेज हैं उनके जरिए कैश की सप्लाई हो रही है पूरे स्टेट के अंदर, और कोई एम्बुलेंस के जरिए लगे हुए जी, तो उसमें शक नहीं जाएगा ना किसी का। तो इस तरह की चीजें हैं, और कोई अभी तक मैसिव रिकवरी उस रूप में नहीं हुई है। जो हुए भी थे वो सत्ता पक्ष के 1-2 लोग थे, वो रफा दफा कर दिया गया। मैं आ रहा हूं अत्री साहब, एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आपने दी, क्योंकि मैं रविंदर भाई के पास आ रहा हूं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा और फिर मैं सिंधु साहब और लखेड़ा के साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि आपने कहीं 50,000 करोड़ का पैकेज बता दिया, कहीं 10 करोड़ का पैकेज बता दिया। मुझे सवाल हुड्डा पे पूछना था, खट्टर पे पूछना था, आपने मेरा दिमाग ही उलझा दिया है। वॉशिंग मशीन और पता नहीं क्या क्या बता रहे, पेटी स्कॉच की और दुनिया भर की चीजें। आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, आज आपके पास बड़ा खजाना लेके आप आए हो। मैं जरा रविंदर भाई के पास चल रहा हूँ। रविंदर भाई, राहुल गांधी ने कहा कि भाई हम सबको नौकरी देंगे, पूरी 36 बिरादरियों को नौकरी देंगे। हुड्डा साहब ने कहा 36 बिरादरियों को देंगे। मोदी जी ने कहा 36 बिरादरियों को मिलेगा। हरियाणा में सारी नौकरी सारी 36 बिरादरियों को। ये भाई 36 बिरादरी क्या है तो बताओ, हम तो यूपी वाले हैं साहब, ये 36 बिरादरी क्या है? ये देखिए सर, यही तो दिक्कत है हरियाणा की। आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, लेकिन आपके हिसाब, आपके इलाके में समाज की संरचना अलग है, लखेड़ा यूपी में उनके इलाके की संरचना समाज की अलग है। ये हरियाणा के हम 3 लोग बैठे, यहाँ के समाज अलग तरीके से चलता है। हर इलाके में थोड़ी थोड़ी दूर जाएंगे तो समाज की संरचना बदलती है। यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर भाईचारे का कल्चर है, यहाँ पर 36 बिरादरी का कल्चर है। और ये जो कल्चर है, आपके यहाँ गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं। अरे भाई, ये 36 बिरादरी कौन है? निषाद है, इसमें मल्ला है, इसके अंदर राजभर है, इसके अंदर कौन है? जो यहाँ पैदा हुआ वो 36 बिरादरी। जो इंसान किसी भी धर्म में, जात में पैदा हो गया, गांव में, देहात में, शहर में, वो 36 बिरादरी का हिस्सा है। हर इंसान उस अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, सर्वधर्म समभाव, और हर इंसान जो है ना यहाँ पर, वो 36 बिरादरी का हिस्सा है। अच्छा ये बताइए, जाट इस 36 बिरादरी में है? ब्राह्मण भी है, अच्छा, तेली भी है, नाई भी है, धोबी भी है, मनियार, सुनार, लुहार, सब है, कौन नहीं है? हर आदमी इस जाति का हिस्सा है, वो इस 36 बिरादरी का हिस्सा। इससे बाहर इंसान है ही नहीं, इससे बाहर इंसान है ही नहीं सर। और यही जो आप दीपक जी कह रहे हो ना, यही बात तो बीजेपी नहीं समझ पाई, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हुई है। इस समाज को ही तो नहीं समझ पाए ना जी। ये अगर समाज को समझ लेते तो बीजेपी की दिक्कत थोड़ी होनी थी। ये सोसाइटी को नहीं समझ पाए, और उसी वजह से ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी को आज। अगर सोसाइटी को समझ लेते तो बीजेपी को पता होता कि मुख्यमंत्री के घर के बाहर 50 पुलिस वाले खड़े करने की जरूरत नहीं है। रात को अगर 2 बजे भी पंचायत आएगी तो मुख्यमंत्री का घर खुला होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि वो समाज का हिस्सा है। और समाज का हिस्सा जो व्यक्ति होगा वो समाज के डिसिप्लिन से चलेगा, समाज का अपना नियम है। हरियाणा में अगर किसी व्यक्ति को, वैसे कानून के हिसाब से गलत है, हम लोग भी कानून को मानते हैं, लेकिन पुरानी परंपराएं जो हैं, अगर किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होता है तो उसका रोटी पानी थोड़ी बंद करता है कोई, उसका रोजगार थोड़ी बंद करता है। वो नौकरी करेगा, अपने बच्चे पालेगा, लेकिन उसका हुक्का पानी बंद होगा। हुक्का पानी का मतलब क्या है? कहा जैसे नहीं, मैं एक सरप्राइजिंग चीज आप कह रहे हैं कि जो मैंने राहुल जी का आज भाषण सुना, राहुल गांधी का, राहुल गांधी ने कहा कि साहब 2 लाख नौकरियां 36 बिरादरियों को मिलेंगी। तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस हुआ कि भाई ये 36 बिरादरी कौन सा नया समीकरण आ गया? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो 52% रिजर्वेशन है, अब शायद बढ़ा के 74% कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये 36 बिरादरी क्या है सर? ये अब आप कह रहे हो कि इसके अंदर पंडित भी घुसा है, इसके अंदर गुप्ता भी है, इसके अंदर बनिया भी है, इसके अंदर तेली भी है, इसके अंदर ठाकुर भी है, इसके अंदर दलित भी है।
आप तो समाजवाद लिया है हमें लग रहा है। जमीन के ऊपर और गगन के नीचे जो व्यक्ति है वो 36 बिरादरी। अत्री साहब, इस हरियाणा के 100 साल आगे चल रहा है क्या? 100 साल आगे नहीं चल रहा। मैं ये कह रहा हूं सर, संविधान तो 1947-50 में आया ना हिंदुस्तान में। समाज तो उसके पहले से एग्जिस्ट करता है। तो हर समाज के अपने नियम कानून हैं और उन्हीं नियम कानून के तहत ये समाज काम करता रहा है। मैंने वही तो बात बताई कि अब जब कानून नहीं थे, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ तो साल 1860 में आया सर इस मुल्क में। आईपीसी उसके पहले भी तो क्राइम होते थे। उन क्राइम को कौन डील करता था? समाज तो करता था सर, समाज करता था ना। वहां क्या होता था कि अगर कोई आदमी गलत काम करेगा, समाज के बनाए नियमों से बाहर करेगा, तो उसका हुक्का पानी बंद होगा। चलिए सर, अलग अलग मापदंड है सर, अलग अलग मापदंड है जी। हुक्का पानी बंद करने का मतलब ये नहीं है कि उस आदमी चलिए मैं समझ गया। उस आदमी को सिर्फ सामाजिक बहिष्कार करके ये बात बताते थे कि आपने ये गलती की है और इसको ये सजा है। एक ढेला जुर्माना होता था, एक ढेला तो आज तो मिलता ही नहीं है। समझ गए। आपने एक बड़ी चीज रविंदर जी कही। आपने कहा कि हरियाणा में सारी बिरादरी, ना कोई जात ना पात, जैसा कि आप कह रहे 36 की 36 बिरादरी बराबर है और पूरा जो है मतलब सबको बराबर का हक मिलता ही। बड़ी बात कह दी। मतलब मुझे तो लगा कि हरियाणा ना हुई, अंबेडकर जी की समाजवाद की धरती हो गई। खैर ये अलग बात है कि अभी फिर बात करेंगे बिरादरियों पे। ये बताइए मुझे कि आज तो मैं एक सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ मैं जी। हाँ बोलिए हरियाणा ही दीपक भाई ऐसी धरती है जहां पे दलित से लेके ब्राह्मण तक सब खेती करते हैं, सबके पास जमीन है। यहाँ पर कोई आदमी ऐसा नहीं जाति का कि जिसके पास जमीन ना हो, सबके पास जमीन है यहाँ पर और सारे किसान हैं। चलिए साहब, ओलंपियन ही इस धरती पे पैदा नहीं हो रहे, इस धरती पे समाजवाद भी है, वो भी फल फूल रहा है। खैर एनीवेज, मेरा सवाल है, आज अत्री साहब ने कहा कि कयामत की शाम है और कल कयामत की रात है। तो ये बता दीजिए, अग्नि परीक्षा का राउंड है, जरा बता दीजिए कि इस कयामत की रात में गजब क्या होने वाला है। कांग्रेस कहां पर खड़ी है 90 सीटों पे, बीजेपी कहां खड़ी है, इंडिपेंडेंस कहां खड़ी है, क्योंकि आपको भी जाना है किसी चैनल पे। बताइए कह रहा हूँ कयामत की शाम तो अब शुरू हुई। बीजेपी के लिए तो कयामत दिन में ही आ गई। बीजेपी के लिए तो कयामत तभी आ गई ना जब अशोक तंवर छोड़ के चले गए। सफीदों में रैली करके 2 घंटे का सफर, 3 घंटे का सफर 2 घंटे में तय किया और 3 बजे उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। तो उनकी कयामत तो वही आ गई। उनके लिए कौन सी कयामत की रात बची? उनके लिए तो कयामत आ गई है। और अशोक तंवर एक उनके पास हथियार था पूरे इस चुनाव के दौरान कि दलितों के ऊपर ये हुआ, दलितों के ऊपर ये हुआ। उनका भी जो तुरुप्ता इक्का था वो कांग्रेस पार्टी में चला गया। तो अब तो बीजेपी के पास कुछ बचा ही नहीं है ना। जब से पार्टी छोड़ के अशोक तंवर गए हैं, बीजेपी का तो आधिकारिक बयान ही नहीं आया अभी तक। उन्होंने ये तक कहा भी नहीं है कि उनको क्यों चले गए। हम लोग चलिए ठीक है, मैं पूछूंगा, मैं आऊंगा सिंधु साहब से पूछूंगा कि भाई सबसे बड़ा दलित फेस ही बीजेपी के हाथ से निकल कर चला गया। लेकिन अग्नि परीक्षा का सवाल जाते जाते बता दीजिए, उसके बाद तो अभी और लोगों की अग्नि परीक्षा लेनी है। 90 में से बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जवाब चाहिए, यूपीएससी की परीक्षा जैसा। 90 में कांग्रेस को कितनी सीट आप दे रहे हैं प्लस माइनस? बीजेपी को कितनी दे रहे हैं, जरा बता दीजिए, खाता खोलिए जरा। 55 से 60 कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी। 55 से 60, 20 के आर बाहर कांग्रेस बीजेपी को मिलेंगी। इसके अलावा कुछ बचा नहीं हरियाणा में। जो बचा वो निर्दलीय और आयरन। 55 यस 50 और 20 इनको 20। ठीक है। इन्होंने कहा, रविंदर जी जो पिछले 2 महीने से एक कंस्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, रविंदर जी ने आज चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद इनका जो आकलन है, असेसमेंट है, ये कह रहे हैं 55 सीटों के आसपास कांग्रेस ला रही है बहुमत के ऊपर और बीजेपी को ये 20 सीट दे रहे हैं। मैं जरा जगदीप सिंह संधू के साथ के पास आ रहा हूँ, फिर फटाफट एक लाइन का जवाब मैं लखेड़ा साहब से लूंगा। और मेरा जो दिमाग है उलझा हुआ है, जो 50 करोड़ के पैकेज की बात अत्री साहब निकली, मुझे थोड़ा आपने बेचैन कर दिया आज। एंकर कभी बेचैन होना नहीं चाहिए, पैनलिस्ट बेचैन होते हैं, हम लोग तो सवाल पूछते हैं, लेकिन आपने जवाब ऐसे दीजिए कि सवाल पूछने वाला आज बेचैन है कि भैया 50 करोड़ के पैकेज में क्या क्या है। चुनाव ना हो गया, ये तो जैसे दहेज हो गया मुझे लग रहा है। सिंधु साहब, ये जो तंवर साहब है जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अशोक तंवर साहब, ये कांग्रेस के मुखिया हुआ करते थे, सर्वे सर्वा थे हरियाणा के, राहुल गांधी के बड़े करीबी थे। उसके बाद ये डिच करके चले गए ये मोदी जी की गोद में, और मोदी जी ने और खट्टर साहब ने और अमित शाह ने अशोक तंवर को खूब सेल किया, मार्केट किया कि दलित हमारे पास सबसे बड़ा फेस, उसको बताया अशोक तंवर को, दलित दलित दलित। और ये दलित लीडर आज चुनाव के कैंपेन के आखिरी दिन ये फिर राहुल गांधी की गोद में बैठा हुआ है। ये क्या हो गया साहब? क्या सारे के सारे दलित अब बीजेपी को छोड़ रहे हैं? क्या दलितों के भीतर एक घमासान मची हुई है और अशोक तंवर को लौटना पड़ा दलित सेंटिमेंट्स देखते हुए, दलित भाई बहनों को देखते हुए कि मैं भी आ रहा हूं? दीपक जी, ये सिर्फ दलित ही नहीं है। अब आपको एक और नई बात बता देता हूं
कि हरियाणा में जिसको पिछड़ा समाज कहते थे, पिछड़ा वर्ग कह रहे थे, और जिसको बढ़ाया गया था और जिसके दम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी और जिसको माना जाता था कि दक्षिण हरियाणा उसका बड़ा गढ़ है, वहां जिस तरह की आज सेंध लगी है और जिस तरह से अहीर समाज, गुर्जर समाज, राजपूत समाज ने, आधे से ज्यादा समाज ने, सभी तीनों समाजों में से आधे से ज्यादा लोग कांग्रेस के पक्ष में खड़े हो गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा झटका अभी लगने वाला। और कयामत का असली शाम ये है और कयामत इसी प्रकार आने वाली है। रही बात दलित की, तो जिस तरह से दलित चेहरे के तौर पे अशोक तंवर को इन्होंने अपने लिए एक तुरुप का पत्ता बनाया था, अब आप देखिए कि अशोक तंवर पॉलिटिकल एक्यूमेन के आदमी हैं, उनको ये मालूम है कि किस पार्टी में क्या नीति है और कौन पार्टी किसके लिए क्या कर रही है। उन्होंने 3-4 पार्टियों में रह के सारा विश्लेषण देख लिया और उनकी आखिरी जो पारी थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, जिसमें उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लिबरल एटीट्यूड दलितों के लिए होगा, लेकिन उनका भी भ्रम टूट गया और आखिर आज इतनी जल्दी में वो कांग्रेस में वापस चले गए, जहां उनको ये पता लग गया कि हरियाणा में, खासतौर पे हरियाणा में दलित समाज का क्या विचार है और भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के लिए क्या करने वाली है। ये भ्रम, राजनीतिक भ्रम इतनी जल्दी नहीं टूटते दीपक जी, जब तक भीतर की नॉलेज ना हो। और उनसे ज्यादा, अशोक तंवर से बेहतर अंदर की नॉलेज, पार्टी की नीतियों की नॉलेज, पार्टी के अंदर के स्ट्रक्चर की नॉलेज और पार्टी के अंदर की मंशा की नॉलेज, उनके उद्देश्य की नॉलेज अशोक तंवर से बेहतर अब कौन जान सकता है। और उस अशोक तंवर का भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस के पास जाना, ये अपने आप में बड़ा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह इनका इस्तेमाल कर रही थी। जी, बड़ी बात कही कि अशोक तंवर गाजे बाजे के साथ भाजपा में गए थे, सीधे मोदी जी की गोद पे बैठे थे और हाई कमान ने इनको आप कह सकते हैं काफी एक साथ हाथों हाथ उठाया, लाल कालीन बिछा दी और वही अशोक तंवर दलित फेस वापस कांग्रेस में आ गए। लखेड़ा साहब, शैलजा, कुमारी शैलजा बिग दलित फेस, अशोक तंवर वो भी एक चर्चित नाम है, दलित लीडर के तौर पर उनकी पहचान होती है। अशोक तंवर और शैलजा इस वक्त कांग्रेस में है और बीजेपी जो दलित कार्ड खेलना चाह रही थी उसको कहीं ना कहीं झटका लगा है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है और सिंपल जवाब आपसे चाह रहा हूं क्योंकि दिमाग में अत्री साहब बस गए हैं, वो 50 करोड़ का पैकेज बसा हुआ है, मुझे पूछना है उनसे। लेकिन आपसे मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं, क्या अशोक तंवर और कुमारी शैलजा दोनों इस वक्त कांग्रेस में दो बड़े दलित लीडर, क्या अब दलित एक मुश्त कांग्रेस में जा रहा है? देखिए, मैं तो ये बता रहा हूं आपको कि जो बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है ना, वो 36 बिरादरी का गुस्सा है। उसमें ये नहीं कह सकते कि हरियाणा का जो मिजाज है, सामाजिक मिजाज है, तो हरियाणा का जो प्रत्येक तबका है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो जाट हो, चाहे किसान हो, अपर कास्ट हो, अभी मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि सारे लोग तो किसान ही है, खेती करते हैं। और हरियाणा में चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो जाट है, चाहे वो कश्यप है, चाहे वो सैनी है, ये सब खेती बाड़ी करने वाली जमात है। और इनके अगर किसान विरोधी नीतियां मोदी सरकार ने अपनाई तो सारे हर्ट हुए हैं। और लखेड़ा साहब ने कहा कि देखिए, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, चाहे जाट हो, चाहे पंडित हो, चाहे सैनी हो, बारात पूरी खड़ी है, बस राहुल गांधी को बारात लेके बढ़ना है। अब बारात तैयार है, गाजे बाजे के साथ अब बारात लेके बढ़ना है, ये इनका कहना है लखेड़ा साहब का। देखते हैं कयामत की रात के बाद ये इस बारात को कैसे मैनेज करेंगे भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, राहुल गांधी की जो फौज है कैसे मैनेज करती। मैं तो अत्री साहब आपके पास आ रहा हूँ। अत्री साहब, आपने जो बात करी कि कहीं पर 50 करोड़ का पैकेज है, कहीं 10 करोड़ का पैकेज है, कयामत की रात यानी वोटिंग से एक रात पहले जो बंदोबस्त हो रहा है, जो चीजें बांटी जा रही हैं वोटर को, आपने कहा उसमें स्कॉच भी है, उसमें सिलाई मशीन भी है, उसमें वॉशिंग मशीन भी है, उसमें रेफ्रिजरेटर भी, और क्या क्या बट रहा है, और क्या क्या बट रहा है, अब बताइए दीजिए। इस बार किसी को किसी चीज की ना नहीं है, प्रोवाइडेड वोट की गारंटी हो। जो स्कूटी तक की बात आई है, जो कार की पिछली बार जो पेशकश की गई थी, वो विधायक बन भी गए थे पिछली बार, अगर आपको ध्यान हो तो। इस बार उसमें लेके झगड़ा हुआ गांव के अंदर कि भाई हमने वोट तो दी सारे गांव ने और कार लिए घूम रहा है प्रधान, तो इस बार वो कार वाला पैकेज कम कर दिया गया है। तो मोहल्ले, अच्छा, मतलब प्रधान को कार की चाबी पिछली बार दी थी, वो चुनाव जीत भी गए थे महोदय, तो इस बार फिर मैदान में है। तमाम तरह की स्कूटीज बट रही, स्कूटी जी 90 वोट के ऊपर स्कूटी है।
ओके, मतलब जो आदमी, मैं समझ, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जो आदमी 90 वोट का इंतजाम करेगा उसको स्कूटी दी जाएगी। स्कूटी मतलब स्कूटर दिया जाएगा या मोटरसाइकिल? स्कूटी की चाबी, काइनेटिक स्कूटी। काइनेटिक, अच्छा आपने ब्रांड ही बता दिया। काइनेटिक स्कूटी की चाबी दी जाएगी जो आदमी 90 वोट का इंतजाम कर सकता है। तो जो 200 वोट का इंतजाम करेगा उसके लिए साहब, उसको भी स्कूटी? इस बार वो पैकेज उसको वो कर दिया, उसमें फिर आप 3 वो ले जाइए, जाके 3 स्कूटी ले जाइए, कार वाला पैकेज, क्योंकि उसमें लोगों में नाराजगी हो गई। आपने कार ले ली तो गांव, मतलब अगर मेरे पास 1000 या 2000 वोट हैं तो मैं एक स्कूटी का शोरूम खोल सकता हूँ, 10-15 स्कूटी मिल जाएंगे मुझे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एजेंसी ले सकते हैं, एजेंसी हो जाएगी, एजेंसी ले सकते हैं। एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, क्या इलेक्शन कमीशन, आप कह रहे हैं कि शराब बट रही है, जबकि शराब प्रतिबंधित हो जाती, सबको पता है, गांधी जयंती भी थी और जिस दिन वोट होता है शराब बट रही है, आप कह रहे हैं कि इनाम बट रहे हैं, और मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है घर में जो बट नहीं रही हो। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है साहब? इलेक्शन कमीशन रहा नहीं ना आजकल। इससे पहले जो था इलेक्शन कमीशन, इट वाज ए वॉच डॉग, नाउ इट इज ए लैप डॉग। तो वो पालतू हो गए हैं, उसको जैसे चाहो उसको हाँक लो। आप ये बताइए मुझे, कल भी हमने चर्चा की थी, 5 तारीख को वोटिंग है, प्रधानमंत्री 5 तारीख को किसान सम्मान निधि देंगे, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के अंदर नौकरियां चल रही है, कोई नहीं पूछने वाला है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो 24,000 नौकरियां हैं उनके लेके कोई प्रोसेस नहीं करेगा रिक्रूटमेंट का। उसके बावजूद भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ओपनली ऑप्शंस मांग रहा है कैंडिडेट से। इसका मतलब क्या? कहां इलेक्शन कमीशन? कौन सा इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं? दे आर इन देयर लैप्स। बाबा को 24 घंटे के अंदर पैरोल दे दी जाती है, उससे पहले इलेक्शन कमीशन पूछता है कि साहब इमरजेंसी पैरोल क्यों, और आपत्ति लगाता है। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी की ये है बरसी है और मेरा इनकार्सिनेशन डे है, तो उसको भी उसी बात पे दे दी। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? तो इलेक्शन कमीशन हैज बिकम ए पपेट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ये बीजेपी की जो चुनावी जो योजना होती है उसका हिस्सा है चुनाव आयोग पूरे तरीके से। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने 20 साल चुनाव आयोग कवर किया, आप जानते हैं इस बात को। हमने वो चुनाव आयोग भी देखे हैं जो खाल उतार दिया करते हैं सरकार की, और एक ये चुनाव आयोग भी देखा है कि बिना कहे सरेंडर किया हुआ है। आप ये बताइए, हरियाणा, पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आप करते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड का चुनाव हमेशा इकट्ठा होता था, इस बार क्यों नहीं हुआ? व्हाट आर द रीजंस? जिन कारणों के चलते चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कह रहे हैं कि इनका इस कारणों के चलते, त्योहारों के कारण हम महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करा रहे, तो क्या वो त्योहार हरियाणा में नहीं थे? गणेश चतुर्थी हरियाणा में नहीं होती? गणेश, ये बेसिकली क्या है? चुनाव आयोग हैज कंप्लीटली सरेंडर्ड। और मैं तो ये कहता हूं बेहतर ये होगा अगर उसको ऐसे ही काम, सरकार से पूछ के चुनाव कार्यक्रम तय करने हैं, सरकार के हिसाब से चरण तय करने, तो बंद कर दीजिए ना इसको, सरकार होम मिनिस्ट्री कर देगी, कहां समस्या है? जी, अग्नि परीक्षा का राउंड मैं आपसे पूछूंगा। मेरे पहले सिंधु साहब की अग्नि परीक्षा ले लूं, बहुत इत्मीनान से बैठे हैं और मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा मुझे चार्ज करना चाहिए। सिंधु साहब, ये बताइए कि कांग्रेस कितनी सीटों पर है और बीजेपी कितनी सीटों पर है? आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि भाई मुझे तो आपके मूंछों का भी सम्मान करना है, और आप जितना मेहनत आपने करी, 3-3 दिन आप कभी रोहतक में, 2 दिन आप जो है वो कहीं अंबाला पहुंच गए, फिर उसके बाद आप फरीदाबाद दिख रहे हैं, उसके बाद आप कहीं सिरसा चले गए। आपने तो मतलब मैं कहूंगा कि अपनी गाड़ी को आपने चैन ही नहीं दिया, लगातार आप जो है हरियाणा का एक एक चप्पे चप्पे पे जा रहे हैं। तो जरा बता दीजिए, अब बता ही दीजिए, 3 महीने की मेहनत का सार बता दीजिए। दीपक जी, जहां तक हरियाणा के सवाल है, मैंने पहले भी कहा था 2005 रिपीट होने जा रहा है, और उस 2005 में कांग्रेस को 67 सीटें मिली थी, बाकी सब निपट गए थे। और अब की बार जो समीकरण बन रहे हैं उसमें 7 निर्दलीय, लिख लीजिए आप, 7 निर्दलीय और 3 में कांडा और इनेलो, ये 10 या 11 में निपट लिखना जाएंगे। नहीं है तो सब रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। लिखना नहीं, रिवाइंड है ये जी, कैमरे पे बोल रहे हैं आप जी। तो सारा 11 में ये निपट जाएंगे, और 14 या 15 सीट आएंगी भाजपा को, बाकी सारी कांग्रेस को जा रही है। ओहो, मतलब आपने कांग्रेस का बताया ही नहीं, आपने कहा 14-15 पे बीजेपी है, 10-11 पे वो है, और 11-25, 14 और 11-25। समझ गया साहब, समझ गया। आपने कहा कि बाकी सब कांग्रेस की। ओके, 65। तो आप कह रहे हैं कि सिंधु साहब ने कहा कि 65 सीटें बीजेपी सॉरी कांग्रेस 65 सीटों पर है, और बीजेपी को इन्होंने 14-15 बताया। यानी आज की तारीख में कैंपेन खत्म होने के बाद बीजेपी को 90 में से 15 के आसपास सीटें मिली। ये इनका आकलन है, ये कोई सर्वे नहीं, इनका असेसमेंट एक जर्नलिस्ट का। और दूसरा इन्होंने कहा कि कांग्रेस इनको लगता है 2005 का रिकॉर्ड के बराबर पहुंच सकती है, 65 सीट। लखड़ा साहब, आपकी तो अग्नि परीक्षा में लूंगा नहीं, आप तो भाई एक तरह के पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। क्या आपको लगता है ये जो रविंदर जी ने कहा पहले कि कांग्रेस आगे चल रही है,
उसके बाद जगदीप सिंह सिद्धू साहब ने कह दिया कि कांग्रेस आगे चल रही है। आप मानते हैं कि कांग्रेस एक इस वक्त पोल पोजीशन पे सबसे आगे खड़ी है रेस में और बीजेपी बहुत पीछे ट्रेल कर रही है? देखिए, जब हम कांग्रेस को आगे बता रहे हैं तो हमको ये कमेंट्री भी करनी पड़ेगी और अपने दर्शकों को ये भी बताना पड़ेगा कि कांग्रेस उन सीटों पर करीब दर्जन भर जो गलत लोगों को टिकट दिए गए, कांग्रेस में कमजोर लोगों को टिकट दे दिए गए, हवाबाजी में टिकट दे दिए गए, और बाद में गलती का एहसास हुआ जब सिंबल बंट गए और ऐलान हो गया। और वहां पर 5-7 जगह है, मैं नाम है मेरे पास, मैं वो नाम इस मौके पर, जबकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन वहां पर कांग्रेस के 3rd पोजीशन पे 5-7 जगह कैंडिडेट हैं, और वो सिर्फ इसलिए हैं कि वहां पर कमजोर लोगों को, चाहे वो हुड्डा साहब के प्रेशर हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला का प्रेशर हो, चाहे शैलजा जी का प्रेशर हो, तो एक कांग्रेस यहाँ कांग्रेस थोड़ी कमजोर पड़ रही है। क्या कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस कोई सर्वे आज तक ये नहीं बता पाया कि कांग्रेस हार रही है, और मैं जो जमीनी हालात है उसमें यह है कि कांग्रेस की अच्छी खासी एज है, लेकिन कांग्रेस अगर नेक टू नेक एज में रहेगी, कांग्रेस अगर 48, 50, 52, 53 पे अगर फंस गई तो बीजेपी अपना दांव खेल देगी, और कुछ भी वो क्या करेगी वो सबको पता है। और ये जो लोग करते हैं ना, बीजेपी के जो गुजरात कंपनी के लोग जो करते हैं, वो कोई छिपाते नहीं है वो, और उनको लोकलाज नहीं होती कि लोकलाज का एहसास हो रहा है कि भाई अभी रिजल्ट निकला है और आप सरकार गिराओगे तो लोग गलत मानेंगे, हरियाणा में गलत मैसेज जाएगा, इनको इस बात का लोकलाज नहीं होती है। ये तो साम दाम दंड बाध्य वाले लोग हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की एज है, लेकिन अगर कांग्रेस नेक टू नेक के चक्कर में फंसेगी और 52-54 के रूप में फंसेगी कि 53 ला रहे हैं, 54 ला रहे हैं, तो बीजेपी निश्चित रूप से उनको सरकार नहीं बनाने देगी, ये मैं आपको बता दूं। और ये कोई ना कोई खेला करेंगे, कोई ना कोई ऐसा खेला करेंगे कि वो उनको सरकार बनाने में मुसीबत पैदा हो जाएगी, क्योंकि देखिए गवर्नर इनका है, मशीन इनकी है, इलेक्शन कमीशन इनका है, काउंटिंग एजेंट इनका है, काउंटिंग का जो सीओ है, रिटर्निंग ऑफिसर है, सारा तो बीजेपी का कंट्रोल है। और बीजेपी इन सारे चीजों में नेक टू नेक सीटों पर जीत दर्ज करने में और नेक टू नेक समर्थन से सरकार बनाने में ये माहिर है कि कैसे दाव चलाया जाता है, कैसे भ्रष्टाचार के जरिए या गलत तरीकों के जरिए कैसे सरकार को पलटा जाता है। जी, तजुर्बे की अपनी अहमियत होती है। और लखरा साहब ने कहा कि साहब बीजेपी के हाथ में सारा सिस्टम है, चाहे रिटर्निंग ऑफिसर हो, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर जिसे कहते हैं, चाहे रिटर्निंग ऑफिसर हो, चाहे काउंटिंग ऑफिसर हो, चाहे मशीन हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पैसा हो, चाहे मीडिया हो, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। इसलिए ये इशारा कर रहे हैं कि जहां टक्कर है 2000-3000 की लीड से अगर कांग्रेस आगे चल रही तो उसको कह रहे हैं कि उस पर खतरे के बादल मंडरा सकते हैं, कुछ भी मैनिपुलेट हो सकता है। इसलिए कांग्रेस को 55 सीट के आगे निकलना पड़ेगा। अगर कांग्रेस एक सेफ जोन में जाती है, 55 के ऊपर कांग्रेस सेफ जोन में है, वहां पर सरकार पर हाथ नहीं रख पाएंगे। अमित शाह ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस अगर थिन मेजोरिटी से आती तो वो दिक्कत करेगी, कांग्रेस 55 के ऊपर जाए, 60 पर जाए। चलिए साहब, सारा कुछ हमने वाइंड अप कर दिया, रिकैप कर लिया सब। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि साहब जरा किंग से भी पूछ लें कि किंग क्या बोल रहे हैं हरियाणा के किंग से मैं पूछने जा रहा हूँ कि साहब आज कैंपेन खत्म हो गया है, कयामत की शाम शुरू हो गई है। आपका असेसमेंट क्या है मिस्टर अत्री? असेसमेंट तो बता दीजिए दीपक जी। और ये याद रखिएगा 8 अक्टूबर को भी बुला रहा हूं मैं आपको। जी, ये याद रखिएगा। जो परिस्थितियां हैं, सारी चीजें हैं, बार बार हम चर्चा करते हैं इस पे। इसका फाइनल एक जो एक साइंटिफिक जो लेवल होगा बातचीत का, वो तो होगा 5 अक्टूबर को, जब एक बार डेटा सामने आ जाएगा पोलिंग। आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के प्रति अप्रोच है, जो कांग्रेस पार्टी की चुनाव के प्रति अप्रोच है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है देखना। बीजेपी की जो अप्रोच है वो कंप्लीटली डिफीटिस्ट अप्रोच है, हारी हुई पार्टी की बॉडी लैंग्वेज है, उसी तरह का नैरेटिव है। आज प्रधानमंत्री का आपने अभी भी ट्वीट देखा होगा, थोड़ी देर पहले जब प्रचार खत्म हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है, वो फिर उसी लेवल पे आ गए। दामाद का और उनका सिंडिकेट। देश के प्रधानमंत्री की ये भाषा होती है क्या कि सिंडिकेट? ये देश में सिंडिकेट चुनाव लड़ रहा है, आप किस बात के प्रधानमंत्री हैं? आपने उसको फिक्स क्यों नहीं किया 10 साल से? तो ये जो आरोपबाजी की घटियापन है, आज बीजेपी ने जो आज सारे के सारे विज्ञापन दिए हैं, 10 साल की कोई अचीवमेंट का जिक्र नहीं, किसी सारी का सारा कांग्रेस पार्टी में फ्रंट पेज का विज्ञापन दे रखा है। इस सारे से मुझे ये लगता है दीपक जी कि बीजेपी इस चुनाव से बाहर हो चुकी है कंप्लीटली। अब केवल बचा है वो सर आकलन बताइए, आकलन। पर्दे के पीछे का खेल बचा है
मेरे को आज भी ये लगता है, जो वोटिंग से एन पहले प्रचार बंद होने के बाद जो मुझे लगता है, कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबली 60 सीटों पर खड़ी हुई है, बीजेपी 60 बेस्ट के 60 सीटों पर खड़ी हुई है, बीजेपी बेस्ट के सिनेरियो, दी बेस्ट के सिनेरियो में 15 पे खड़ी हुई है, 3 से 4 सीट इनेलो की आ सकती है, 1 सीट बीएसपी की आ सकती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी की भी आ सकती है, जगाधरी की। और जो हम शुरू में कह रहे थे कि आमने सामने का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस का, उसको बीजेपी उसमें कहीं दही डालने में, दही मिला के उसका रायता फैलाने में कामयाब हो गई है, मल्टीपोलर करके जो उसके खेल है वो कर रही है। मुझे लगता है 5-4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीत करके आएंगे इस तरह के समीकरण में, क्योंकि बीजेपी 90 सीटों पर नहीं 120 सीटों पर कैंडिडेट प्राइज। कुछ नाम जहन में आ रहे हैं क्योंकि हमने बड़ा चर्चा किया। गोपाल कांडा साहब जो हैं, महल में रहने वाले कांडा, हवाई जहाज और एयरलाइंस खरीदने वाले कांडा, जूते की दुकान से हवाई जहाज खरीदने वाले कांडा जीत रहे हैं, बुरे तरीके से हार रहे हैं। अरे बाप रे बाप, बुरे तरीके से। कैप्टन अभिमन्यु सबसे अमीर, सबसे रिचेस्ट, उनके पास तो पैकेज ही पैकेज होंगे। अभिमन्यु साहब की क्या रिपोर्ट है? मैं ये नहीं कहूंगा कि वो निश्चित हार रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनके जीत के चांस बहुत थोड़े हैं। अनिल विज, अपने को मोदी से सीनियर बताने वाले मिस्टर अनिल विज, सीनियर मोस्ट बीजेपी के लीडर और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार, उनका क्या हाल है जरा बता दीजिए। वो खुद को प्रबल दावेदार कह रहे हैं, उनको और कोई नहीं मानता। वो तो मंत्री भी नहीं थे अभी, इतने सीनियर तब थे, अब कोई जूनियर थोड़ी हो जाएंगे। उनको कोई कुछ नहीं मानता। अरे साहब जीत रहे हैं, हार रहे हैं, बैरोमीटर क्या बोल रहा है? बहुत टफ कंटेस्ट के अंदर फंसे हुए, बहुत ही टफ कंटेस्ट के अंदर। टफ, अनिल विज मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार, टफ कंटेस्ट। चलिए फिर मुख्यमंत्री जी की बात कर ले। लाडवा से क्या लाड प्यार मिलेगा मिस्टर सैनी साहब को, जो मुख्यमंत्री सिटिंग चीफ मिनिस्टर को लाडवा लाड प्यार देने जा रहा है? दीपक जी, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूंगा अगर वो चुनाव हार जाए। सिंधु साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई आपके मुख्यमंत्री की सीट फंसी हुई है मिस्टर अत्री। झारखंड में अगर रघुवर दास हार सकते हैं तो हरियाणा में ये नायब सिंह सैनी क्यों नहीं हार सकते? एनीथिंग यू वांट टू ऐड मिस्टर अत्री? वन लाइन। दीपक जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ध्यान में आ गई मुझे। देखिए, मोदी जी के चेले हैं मनोहर लाल खट्टर, और मनोहर लाल जी के परम शिष्य हैं नायब सैनी, उनके पीए रहे, स्टेनो रहे, ड्राइवर रहे, सारी बात रही। ठीक, आज की तारीख में हरियाणा में 89 सीट्स पर बीजेपी ऑफिशियली चुनाव लड़ रही है। एक सीट पर मुझे मनोहर लाल खट्टर का फोटो दिखा दीजिए कहीं भी। 9.5 साल के चीफ मिनिस्टर, मैक्सिमम टिकट उन्होंने बांटी, उनके चेले चपाटों को मिली है टिकट। 89 सीटों में से आई चैलेंज यू, एक सीट की प्रचार सामग्री में, कहीं भी ज्ञापन में, किसी पोस्टर में, पैम्फलेट में, होर्डिंग में मनोहर लाल खट्टर का फोटो दिखा दीजिए बस। ये है बीजेपी की असलियत। चलिए साहब, खैर हम तो चाहेंगे कि चेले का चेला जरूर जीते। और नायब सिंह सैनी, भाई भले ही आप अत्री साहब ना माने, लखेड़ा साहब ना माने, मुझे तो साहब शक्ल से शरीफ आदमी लगते हैं। शरीफ आदमियों को जीतना चाहिए, विनम्र आदमी को जीतना चाहिए। खट्टर साहब का अहंकार था, ठीक है, कुर्सी से उतार दिए गए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नायब सिंह सैनी द सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उनकी सीट फंसी हुई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज। लेट्स सी ऑन 8 अक्टूबर क्या होता है। नायब सिंह सैनी पर नजर रखेंगे और मैं इन सबसे पूछूंगा उस दिन, अगर सैनी साहब जीते कि साहब आप तो कहते हैं मामला फंसा हुआ है तो जीत गया। बहुत बहुत शुक्रिया अत्री साहब, आप आए और आपने जो आज ये 50 करोड़ का पैकेज और 25 करोड़ का पैकेज, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और स्कूटी आपने कहा, हर 90 वोट पर स्कूटी। कमाल है साहब, 90 वोट हैं तो स्कूटी मिल सकती है। ये सब जो आपने बताया चिट फंड टाइप का मुझे इलेक्शन लग रहा है ये। लेकिन हाँ, हमने किसी का नाम नहीं लिया। अब ये तो अत्री साहब ने कहा कि साहब ये तो जांच का विषय है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। ये मेरा काम नहीं है, अत्री साहब का काम नहीं है। ये सब जो चीजें बट रही हैं, दारू की बोतल या विस्की या स्कॉच, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। दैट्स देयर ड्यूटी, और उनको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अत्री साहब। सिंधु साहब आप आए, जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लखेड़ा साहब थैंक यू सो मच। और रविंदर जी जो हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। कयामत की शाम, आप कह रहे हैं कयामत की रात, तो कयामत की रात तो कल होगी, आज कयामत की शाम है। कयामत की रात में कुछ और सवाल पूछूंगा अत्री साहब से। तब तक के लिए मैं चाहूंगा सबका शुक्रिया अदा करूंगा जो दोस्त देख रहे थे। थैंक यू।